Hello students, this is रचित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। और आज हम मेमोरी इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें छूट गई थी, जैसे सेकेंडरी मेमोरी और जो थोड़े छोटे मोटे डिफरेंसेस थे, जो पॉइंट्स थे, उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके कंटेंट इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले तो हम रिवाइज करेंगे कि जो हमने इससे पहले या पार्ट 1 में जो हमने स्टडी किया था मेमोरी के बारे में, वो क्या था। फिर मेमोरी हायरार्की हमने क्या देखी, कैश मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कि एप्लीकेशन यूसेज वगैरह वगैरह इसमें कवर करेंगे। फिर समराइज करेंगे, फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप देखेंगे, और फिर ओवरऑल आउटकम एंड देन रेफरेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रीक्विजिट देख लेते हैं। दैट इज मेमोरी के लिए हमको फ्लिप फ्लॉप्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों की वर्किंग आप समझ पाओगे तभी आप मेमोरी को अच्छे से समझ पाओगे और इसको प्रॉपरली एनहांस तरीके से यूज़ भी कर पाओगे। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा था कि मेमोरी क्या थी। मेमोरी एक रेफर करता है जो एक प्रोसेस है, कहीं से प्रोसेसिंग है, डाटा को स्टोर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, रिटेन करने के लिए, और जिससे लास्ट में रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को। ये हमने कुछ लास्ट लेक्चर में कवर करे थे कि एक ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है और एक सिस्टम का ब्रेन वो किस तरीके से काम करता है। सिस्टम का ब्रेन एक तरीके का, देखो हमारा जो ब्रेन होता है वो कई सारी चीज़ें एट ए टाइम प्रोसेस करता रहता है और एप्लीकेबल कर एप्लीकेशंस पे एग्जीक्यूशंस वगैरह भी करता रहता है। सिमिलरली कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल थिंग है, तो वहाँ पर ब्रेन का एक पार्ट है मेमोरी, जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं, और हमारा ब्रेन एक पूरा फुल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें हर चीज़ बहुत डिटेल में वर्क होती रहती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स so that we can transfer data in or out from the storage or to the storage। एक चीज़ और हमने इम्पोर्टेंट कवर करी थी कि जो भी डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं या सिस्टम में डाटा जो होता है वो बाइनरी वैल्यूज़ ही होती हैं, आइदर 0 और 1, और इनके कॉम्बिनेशन को ग्रुप्स को हम वर्ड्स कहते हैं। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा था मेमोरी यूनिट का, कुछ इस टाइप का था, जिसमें आप देख पा रहे हो कि वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के सेगमेंट में ब्रेक किया हुआ है, और इन सबके एक एड्रेसेस होते हैं, सेपरेट एड्रेसेस होते हैं जो एड्रेस लाइन से हम डिनोट करते हैं। और इन्हीं के थ्रू मुझे, और ये जो वर्ड बना होता है ये n नंबर ऑफ बिट्स से बना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक मेमोरी यूनिट है जिसके अंदर 2 की पावर k वर्ड्स हैं, और हर एक वर्ड n बिट इंफॉर्मेशन या n जो यूजर डिफाइंड वैल्यू है उतने बिट की इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है। तो अगर यहाँ 2 की पावर k वर्ड्स हैं तो इसमें अराउंड k एड्रेस लाइन्स होंगी जिसको वो सेगमेंट करेंगी, उनसे उनकी वजह से इसकी प्रॉपर मैपिंग हो पाई है। इसके बाद हमने ये देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती हैं मेमोरी में, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड सो ऑन। हम ज़्यादातर जो आजकल डेली यूसेज में करते हैं वो केबी, एमबी और गीगाबाइट के फॉर्मेशन टर्मिनोलॉजीज में ही करते हैं। इसके बाद एक चीज़ और देखी थी मैंने कि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं केबीज की, एमबीज की, कैसे सेंड होती हैं, तो उसका ये फॉर्मूला था कि 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम 1 बाइट कहते हैं, 1024 बाइट्स के कॉम्बिनेशन को 1 किलो बाइट कहते हैं या 1 केबी कहते हैं, और सिमिलर वे में 1024 किलो बाइट्स के फॉर्मेशन को 1 एमबी कहते हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मेमोरीज देखी थी। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं जनरली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसमें हमने सेकेंडरी को प्राइमरी को हमने कवर कर लिया था, सेकेंडरी हमारी पेंडिंग है। प्राइमरी मेमोरी हमारी एक्सपेंसिव होती है, फास्ट होती है और बहुत तेज़ी से वर्कआउट करती है, वहीं सेकेंडरी हमारी चीपर होती है और ऑलमोस्ट परमानेंट तरीके से एक्ट करती है। इसके बाद हमने प्राइमरी के कुछ फीचर्स देखे थे कि ये प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेस की जाती है, फास्ट होती है एंड सो ऑन। और इसके बाद हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी के हायरार्की को देखा था कि इसमें मेजॉरिटी रैम और रोम की होती है। रैम हमारी डायनेमिक और स्टैटिक रैम होती है, रोम हमारी पी रोम और ई पी रोम होती है, दैट इज प्रोग्रामेबल रोम एंड
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके बाद हमने रैम को स्टडी किया था कि रैम क्या है, जो प्रोसेसर के नियर बाय होती है, बहुत फास्ट होती है, इसी वजह से बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। और रैम हमारी वोलेटाइल भी होती है कि जैसी पावर जाएगी इसके अंदर का डाटा सब वाइप हो जाएगा। इसके बाद हमने रैम के डिस्टिंग्विश किए थे डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम में। डी रैम हमने स्टडी किया था कि डी रैम किस तरीके से बनता है, या फिर इसको हम कहाँ पर्सनल कंप्यूटर्स या कहाँ कहाँ इनको इसका यूसेज होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ये इवन ट्रांजिस्टर वन कैपेसिटर की हद से बनता है। इवन आज के डेट में डायनामिक रैम स्टैटिक रैम में बहुत रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से इनको एनहांस करके हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो बहुत स्टडी हो रही है और बहुत वाइड स्कोप है रैम के टर्म्स में, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि कम से कम हीट प्रोड्यूस हो, जिससे पावर कंजम्पशन कम हो और सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। स्टैटिक रैम हम स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ करते हैं और ये फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनी होती है। फर्दर उसके बाद हमने रोम देखा था। रोम भी अपने प्रोसेसर के नियर बाय होती है। उसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया जाए या डाटा राइट कर दिया जाए तो उसको रीराइट करना टिपिकल होता है। इसी वजह से वो काफ़ी चीपर होती है रैम के कंपैरेटिवली, और स्पीड भी इसकी कंपैरेटिवली स्लो होती है। इसके फिर फर्दर पार्टीशंस थे पी रोम और ई पी रोम में। पी रोम हमारी वो थी कि वो इनिशियल स्टेज पे ब्लैंक होती है बट जब उसका और उसकी जो राइट अप या बर्निंग या फिर उसके अंदर जो मैसेज हम राइट करते हैं वो स्पेसिफिक बर्नर की हेल्प से करते हैं, और इसको प्रोग्राम करके इसके अंदर स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन जो रीप्रोग्रामेबल नहीं है। RFID में या मेडिकल डिवाइसेस वगैरह में इसका बहुत यूज़ होता है। इसके बाद हमने EPROM देखा था। EPROM में बस ये एडवांटेज है कि इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में बहुत यूज़ होती है क्योंकि उनको बार बार रीप्रोग्राम करना पड़ता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। फर्दर इसमें जो EPROM थी वो दो पार्टीशंस में थी, एक डबल EPROM और एक UVE PROM। फर्क इतना था कि बस जो डाटा हम इरेज करते हैं, अगर यूवी रेज का यूज़ करते हैं तो वो UVE प्री-रोम बन जाती है, और अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से डाटा इरेज करते हैं वो तो डबल ई प्री-रोम बन जाती है। बस यही अंतर था दोनों में। इसके बाद एक छोटा सा कंपैरिजन हम और देख लेते हैं एस रैम और डी रैम का। एस रैम हैज लोअर एक्सेस टाइम सो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू डी रैम। इसका एक्सेस टाइम कम होता है, इसलिए मतलब डाटा को एक्सेस करने में बहुत कम टाइम यूज कंज्यूम करती है, इसलिए ये बहुत फास्ट होती है डी रैम के कंपेरेटिवली। और वहीं डी रैम का एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल ये थोड़ी सी स्लोअर होती है एस रैम के। सेकेंड, एस रैम इज कॉस्टलियर देन डी रैम। सिंस एस रैम को हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन किया फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से डिज़ाइन करते हैं, स्पेशलाइज एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, इसलिए वो कॉस्टली भी होती है। वहीं डी रैम ट्रांजिस्टर कैपेसिटर की हेल्प से डिज़ाइन की जाती है, इसलिए वो कॉस्टली नहीं होती, और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह में खूब यूज़ करते हैं। एस रैम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम्स मोर पावर। एस रैम का ये डिसएडवांटेज भी है कि ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है, हीट, और जो हीट डिसिपेशन है वो ज़्यादा होता है। वहीं डी रैम इसका अपोजिट होता है। डी रैम ऑफर्स रिड्यूस पावर कंजम्पशन, ये पावर कंजम्पशन कम करती है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम सेव करते हैं वो ट्रांसफर कैपेसिटर के जॉइंट एफर्ट से सेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल कंपेयर टू द सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम मेमोरी चिप। जो एस रैम की जो सर्किटरी हम फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करते हैं, तो वो जब काफ़ी सारे फ्लिप फ्लॉप्स लगा दिए जाते हैं तो सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उसको मेंटेन करना थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए इसकी जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो कंपेरेटिवली कम साइज़ की होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैक्सिमम, ये एग्जांपल है, मैक्सिमम कि मैं 8 GB की रैम बना सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम 8 GB की रैम की अगर बात कर रहा हूँ, तो सपोज पर्सनल कंप्यूटर्स की मैंने मैक्सिमम 8 GB की रैम इस्टेब्लिश की डी रैम की हेल्प से, तो वहीं स्टैटिक रैम में वो 4 या 5 GB तक ही जाएगी, लेकिन उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, कम से कम 8 GB डी रैम के कंपेरेटिवली। सिमिलर वे में, ड्यू टू द स्मॉल इंटरनल सर्किटरी ऑफ 1 बिट मेमोरी सेल ऑफ डी रैम, द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज आर अवेलेबल। डी रैम में हम स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा, यानी कि स्पेस कम कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे हम सेल्स को स्टैब्लिश ज़्यादा कर सकते हैं,
इसलिए उसमें एसएम के कंपैरेटिवली जो उसका साइज होता है वो ज़्यादा होता है, या ज़्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। SRAM हैज़ लो पैकेजिंग डेंसिटी, DRAM हैज़ हाई पैकेजिंग डेंसिटी। ये क्लास कंपैरिजन था इन दोनों में। फर्दर इसके बाद हम एक इन बिटवीन मेमोरी का डिस्कस कर लेते हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में ही हम कह सकते हैं, या ये काफ़ी हद तक प्राइमरी मेमोरी ही कहलाती है, जिसका नाम है कैश मेमोरी। इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ हाई स्पीड volatile memory available to the processor for fast processing, which is known as cache memory. Since the process of keeping some data instructions in cache memory, access so faster access can be achieved. हम इसको ऐसे समझते हैं कि सिंस हमारी मेन मेमोरी हमारी यही होती है, रैम। अब मैंने क्या किया, एक सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी को स्टैब्लिश कर दिया। ये भी कुछ कुछ हद तक रैम मेमोरी जैसी ही होती है। ये एस रैम डी रैम के कंपेयर के हेल्प से डिज़ाइन या बनाई भी जा सकती है। इसका सिर्फ एक मेन पर्पस ये होता है कि जब कंप्यूटर या सीपी या कंप्यूटर नहीं, प्रोसेसर जब मेन मेमोरी से डाटा एक्सेस करता है तो रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वहाँ से फैचिंग होगी, फिर एग्जीक्यूशन होगा, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है। अगर वो डाटा पहले से ही कैश मेमोरी में हो तो एक्सेस टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और प्रोसेसिंग एनहांस हो जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज मैं एक्सेल शीट पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, दो डाटा का एडिशन ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक कॉलम में एक कॉलम में जो डाटा है उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे कॉलम में जो डाटा है उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एडिशन का अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ, वो प्रोग्राम मेरा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है बार बार। अगर उस प्रोग्राम, अब ये दोनों चीज़ें मेन मेमोरी में होंगी, प्रोग्राम भी एडिशन का और वो डाटा भी, तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली प्रोसेसर मेन मेमोरी से एक्सेस कर रहा है। अब अगर ऐसा हो कि कैश मेमोरी के अंदर मैं फॉर द टाइमिंग उस प्रोग्राम को डाल दूं जो एडिशन का है, तो उस प्रोसेसर को बार बार मेन मेमोरी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए। या फिर मैं कैश मेमोरी में मैंने सपोज ये कहा कि मैं किसी डाटा पे 10 का एडिशन करना चाहता हूँ, तो ये 10 प्लस एक्स, 10 प्लस वाई, 10 प्लस जेड, 10 प्लस वगैरह वगैरह, तो वो डाटा अगर एक्स वाई जेड मेरा मेन मेमोरी से एक्सेस हो रहा है और उस 10 को बाय डिफॉल्ट में अगर कैश मेमोरी में रख दूं, तो भी मेरा प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाएगा। फिर से समझो, अगर मैंने कहा कि अगर मैं 10 प्लस एक्स वाई जेड कर रहा हूँ और 10 और एक्स वाई जेड को अगर सी प्रोसेसर बार बार मेन मेमोरी से एक्सेस कर रहा है, तो वो एट ए टाइम दोनों चीज़ों को एक्सेस कर रहा है, तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, और अगर मैं कहूँ मैंने 10 कैश मेमोरी में डाल दिया और 10 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता रहे, तो दोनों की प्रोसेसिंग स्पीड में फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो कैश मेमोरी इसी तरीके से काम करती है। और जो डाटा और इसके प्रोसेस को हम कैशिंग भी कहते हैं। फाइन, इस कैश मेमोरी को हम डिटेल में अपने सब्जेक्ट में आगे बहुत डिटेल में हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ये केवल एक यहाँ पर हम सुपरफिशियली स्टडी कर रहे थे, जिससे आपको ये भी पता चले कि कैश मेमोरी इनडायरेक्टली मेरी प्रोसेसिंग स्पीड को एनहांस कर देती है। उस एनहांस करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। Whenever the processor needs any piece of data or instruction, it checks the cache first. If it is unavailable there, then the main memory and finally secondary memory is accessed. As cache has very high speed, time spent in accessing it every time is negligible as compared to time saved if data indeed is in the cache. सबसे पहले प्रोसेसर क्या करता है, जो भी ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, डाटा का फैचिंग कर रहा है, तो वो उसको सबसे पहले कैश मेमोरी में सर्च करता है। उसको अगर वहाँ से मिल जाता है तो उसकी उसको फर्दर आगे मेन मेमोरी में जाना नहीं पड़ेगा, मेन मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में उसको जाना नहीं पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। तो उसका ओवरऑल इस तरीके से टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। अगर ये कैश मेमोरी का कंसेप्ट अगर नहीं होता तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो आज की डेट में जो सिस्टम है अभी भी उस स्पीड से, उस प्रोसेसिंग पावर से वर्क नहीं करते जितने आज की डेट में करते हैं। दूसरी चीज़, कैश मेमोरी हमारी बहुत फास्ट होती है, लेकिन
ये फास्ट बहुत होती है, लेकिन ये हम बल्क में या बड़ी साइज की नहीं बना सकते, ये बहुत छोटे साइज की होती है और ये सीधे सीधे प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, जिससे उस प्रोसेसर की स्पीड एनहांस या इंक्रीज हो जाए। अब हम बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट या नेक्स्ट टॉपिक था आफ्टर प्राइमरी मेमोरी, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। If we need to store large amount of data or programs permanently, we need a cheaper and permanent memory. So such type of memory is called secondary memory. मेन मेमोरी हमारी काफ़ी हद तक वॉलेटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरीज हमारी नॉन वॉलेटाइल ही होती हैं। जब भी हमको ज़्यादा अमाउंट का डाटा किसी पर्पसली स्टोर करके रखना हो, तो वहां पर हम जिस मेमोरीज का यूज करते हैं उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। Here we will discuss secondary memory devices that can be used to store large amount of data, audio, video, multimedia files. जब भी सेकेंडरी मेमोरीज की बात की जाती है तो ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो, वीडियो फाइल्स हों, डाटा फाइल्स हों, ऑडियो फाइल्स हों, या सिमुलेशन के रिजल्ट्स हों, या किसी भी तरीके का डाटा हो। क्योंकि हम हमारा जो मेन मेमोरी जैसे कि रैम और रोम होता है, उसके अंदर इन फाइल्स को हम स्टोर करके नहीं रखते। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। सपोज अगर आपको कोई मूवी देखनी है और मूवी का साइज है 2 GB, वो आपकी किसी सेकेंडरी मेमोरी में सेव है आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि उसकी हार्ड डिस्क वगैरह पे स्टोर है, क्योंकि वो परमानेंटली सेव है वहाँ पर। जब आप उसको क्लिक करके प्ले करोगे तो उसके अंदर की प्रोसेस एक्ट कैसे करती है, जैसे आपने उसको क्लिक करा यानी कि आपने उसके आइकन को प्रेस करा, आइकन एक तरीके से क्या करेगा, उस हार्ड डिस्क पे उस मूवी का डाटा कहाँ लोकेट है वो आइकन एक तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने जैसे डबल क्लिक करा तो प्रोसेसर सिग्नल जनरेट होगा, वो उस एड्रेस को जाके सर्च करेगा कि इसके अंदर ये डाटा है या नहीं है। डाटा उसको मिलते ही वो क्या करेगा, उसको उस डाटा को रैम में ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। अब प्रैक्टिकली रैम हमारी मान के चलते हैं कि 512 MB की रैम है और मूवी साइज 2 GB, तो 2 GB की सारी मूवी रैम में तो आ नहीं सकती। तो फिर वो क्या करता है, रैम में थोड़ा थोड़ा पार्ट ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। मान लिया 50 MB, 100 MB, ये 200 MB, जिस रैम की कैपेसिटी और मल्टी प्रोसेसिंग में जो चीज़ें एप्लीकेशन रन हो रही है उसके अकॉर्डिंग डाटा डिसाइड होता है और स्पीड डिसाइड होती है। अब डाटा आने लगा, फिर रैम ने सीपीयू को भेजा, सीपीयू से प्रोसेस हुआ और फिर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी कि एक तरीके से वो किसी एप्लीकेशन प्लेयर पे रन करने लगी। अब जैसे ही रन करने लगी तो वो हमें मूवी प्ले होती हुई दिखने लगी। अब हमने ये चीज़ भी कई बार समझी होगी या देखा होगा कि मैं सडनली जो मूवी देख रहा हूँ उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स को ड्रैग करके मैं सडनली एंड पॉइंट की तरफ ले जाता हूँ, तो वो थोड़ी सी डिले लेती है, पॉज लेती है, उसके बाद वो वाला पार्ट रन होता है। ये इसलिए होता है कि वो डाटा को उस सेकेंडरी मेमोरी से उस वाले पार्ट को रैम में लेकर आया और रैम फिर प्रोसेस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आपका पार्ट प्ले हो रहा है, उसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे ड्रैग करता हूँ, तो उसकी प्रोसेसिंग में या उसकी रनिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता। बट जैसे ही मैं उसको एक एंड पॉइंट से काफ़ी आगे पीछे शिफ्ट करता हूँ तो ये डिले मुझे नज़र आने लगता है। और आजकल के जो ये बड़े हाई एंड सिस्टम से कंप्यूटर्स हैं, इसमें तो पता ही नहीं लगता क्योंकि प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हम समझ ही नहीं पाते। वहीं अगर यही चीज़ अगर मैं पुराने प्रोसेसर के सिस्टम पे यूज़ करूँ तो वहाँ पर मुझे चीज़ दिखेगी। या हम इसको और दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास जो मूवी है वो बड़े हाई डेफिनेशन की मूवी है और मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा उसका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है। अब उस हाई एंड की मूवी को अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप ये चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे कि वो मूवी थोड़ा रुक रुक के प्ले हो रही है, रादर देन स्मूथली चल रही है, वो थोड़ा रुक रुक के प्ले हो रही है। तो इसलिए हो रही है क्योंकि उसका पार्ट धीरे धीरे वो रैम में आ रहा है, लेकिन रैम से प्रोसेसर उसको उतनी तेज़ी से प्रोसेस नहीं कर पा रहा जितना उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर जितने उसकी साइज़ की रिक्वायरमेंट है। ये हमें भी पता है कि हाई एंड की वो हाई डेफिनेशन की मूवीज की जो कैपेसिटी होती है, जो फाइल साइज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सिस्टम के लिए मूवी नहीं होती, सिस्टम के लिए तो केवल एक डाटा साइज है या डाटा है
जिसको वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब फटाफट इसके फीचर्स और देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरीज के फीचर्स क्या हैं? इट इज नॉन वॉलेटाइल, दैट इज इट रिटेन्स डाटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। इट मीन्स कि डाटा पावर खत्म होने के बाद भी या जाने के बाद भी डाटा उसमें रिटेन या उसमें रहता है, कि जब फर्दर पावर हम स्विच ऑन करेंगे तो उस डाटा को दोबारा। तो ये वाला जो फीचर है नॉन वॉलेटाइल का, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है सेकेंडरी मेमोरी का। जितनी भी सेकेंडरी मेमोरीज है इसी फीचर को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट फीचर इज इट इज चीपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ये जो मेमोरीज हैं ये काफ़ी सस्ती होती हैं प्राइमरी मेमोरी से, बिकॉज मेन रीज़न ये है कि इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी कम होती है उनके प्राइमरी मेमोरी के कंपैरेटिवली। जैसे कि आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, एसएसडी करके हार्ड डिस्क आने लगी है। अब पहले क्या हमारी आती थी, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क आती थी तो इन दोनों की आप अगर कॉस्ट को सर्च करोगे तो आप समझ पाओगे कि जो एसएसडी है काफ़ी कॉस्टली है, उसका कंसेप्ट डिफरेंट है। और जो मैग्नेटिक डिस्क होती है सेम साइज की काफ़ी सस्ती होती है एसएसडी के कंपैरेटिवली। उसका मेन रीज़न यही है कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो काफ़ी स्लो होती है और एसएसडी काफ़ी फास्ट होती है। ऑलमोस्ट रैम तो नहीं कहेंगे, लेकिन रैम के से थोड़ी सी स्पीड कम होती है। उसकी स्पीड की वजह से वो आजकल बहुत यूज में है, और वो उसी की स्पीड की प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन स्पीड की वजह से ही वो काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। अगर हम अपने सिस्टम पे एसएसडी लगा लेंगे तो हमारी अपने आप इस सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग या प्रोसेसिंग एनहांस हो जाएगी। आजकल के जो नए लैपटॉप्स भी आ रहे हैं उसमें इसी वजह से दोनों की दोनों हार्ड डिस्क इम्प्लीमेंट करके दी जाती हैं, एसएसडी भी और मैग्नेटिक डिस्क भी, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी अवेलेबल इन लार्ज कैपेसिटीज। तो सेकेंडरी मेमोरी चीपर होती है, इसी वजह से वो लार्ज कैपेसिटीज को भी सपोर्ट करती हैं। अब जरा हम सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स देख लेते हैं। ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं, फिक्स डिवाइसेस जिसके अंदर हम हार्ड डिस्क को कंसिडर करते हैं, या सीडी या डीवीडी ड्राइव जो हमारे सिस्टम पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इम्प्लीमेंट रहती हैं। और दूसरी जो सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा टाइप है, पार्ट है, वो है रिमूवेबल। जैसे कि हमारी पेन ड्राइव्स हुई, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, इनको हम क्या प्लग एंड प्ले की तरह यूज़ करते हैं, लगाते हैं और डाटा ट्रांसफर करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, और डाटा इसमें से लॉस नहीं होता, उसमें बना रहता है पावर लॉस होने के बाद भी या पावर खत्म होने के बाद भी। अब फटाफट इस लेक्चर का हम समराइज कर लेते हैं। हमने क्या इस लेक्चर में सीखा कि मेमोरी को हमने फटाफट रिवाइज किया कि मेमोरी क्या होती है, इसकी हायरार्कीज क्या होती हैं, ये क्या क्या टाइप्स की होती है। सीपीयू के साथ हम कौन सी मेमोरी को प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी को या सेकेंडरी को, ये आपको याद रखना है। प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है। और अगर मुझे प्रोसेसर को और एनहांस और स्पीड या और बूस्टअप करना है तो कैश मेमोरी भी हम प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। कैश मेमोरी के आगे प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं या इंटरफेसिंग है वो हम आगे फर्दर सब्जेक्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब फटाफट एक शॉर्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे या असेसमेंट के फॉर्म में आपसे कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड एसएम चिप्स आर कॉस्टली एज they use highly advanced microelectronic devices, they have 6 transistors per chip, or they require specially designed PCBs. Next question is, the drawback of building a large memory with DRAM is the large cost factor, the inefficient memory organization, or the slow speed of operation. Yeah, all of the above mentioned points. The fastest data access is providing using cache memory, DRAMs, SRAMs और by registers. आपको इन सब MCQs के आंसर्स भी फाइंड करने हैं और एक्सप्लेनेशन भी देना है कि इसका आंसर ये है तो क्यों है। Next question is, if we use the flash drives instead of the hard disk, then the secondary storage can go above primary memory in the hierarchy. Is it true or is it false? You have to give answer with proper explanation.
Last question. To overcome the slow operating speeds of the secondary memory, we make use of faster flash drives. Is it true or false? In the same way, you have to give proper explanation. If it is true, why it is true. If it is false, then why it is false. फर्दर लर्निंग आउटकम इज हमने मेमोरी के बेसिक्स को, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज को, सीपीयू के साथ इंटरफेसिंग किसकी कैसे होती है, वो हमने इस ओवरऑल वीडियो लेक्चर में कवर अप किया। फर्दर अब इसके आगे हम आने वाली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये देखेंगे कि सीपीयू से जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, और इसके अंदर फिर हम आगे और स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से हम डाटा को विद इन रजिस्टर्स या मेमोरी टू रजिस्टर्स या रजिस्टर टू मेमोरी हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्या उसके सिंटेक्स हैं, इंस्ट्रक्शंस कोड क्या होते हैं, ऑपरेशन कोड्स क्या होते हैं, तो वो हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। These are the references used to prepare this presentation. I hope you like it and आप मुझे सजेशन ड्यूरिंग क्लास में दे सकते हैं इस प्रेजेंटेशन या इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग, जिससे इसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस किए जा सकें। थैंक यू।